कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं और वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। आपको मेहमानों से मिलवाते हैं। आलोक मेहता जी स्टूडियो में आ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं मेरे जनरल रिटायर्ड एसपीएस थाना जी। सर बहुत स्वागत है आपका भी। और इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। मेहमानों को देख के आप समझ गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं जंग की, असल जंग वाली भी और पॉलिटिकल जंग वाली भी। उसके पॉलिटिकल जंग के जनरल भी बैठे हैं सामने हमारे आलोक जी। सर लेकिन पहले आज हम तीन बातें करना चाहते हैं सर आपसे और समझना चाहते हैं। एक, जो भारत ने अभी तक इस युद्ध को लेकर के लाइन ली हुई है फॉरेन पॉलिसी की, वो उसको एंडोर्समेंट कांग्रेस पार्टी के लोगों से मिल रही है। आज ऑब्वियसली टॉप से नहीं मिल सकती, राहुल गांधी कभी समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन और लोग फॉरेन पॉलिसी समझने वाले, शशि थरूर, मनीष तिवारी, इन लोगों ने कहना खुल के शुरू कर दिया है इंटरव्यूज में, आर्टिकल्स में, कि भारत जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है और हमको यही करना चाहिए। एक बात ये। दूसरा, इसके नतीजे में जो हमें चीजें सुरक्षित करनी है, खास तौर पर हमारी ऊर्जा जरूरतें, भारत सरकार वो कैसे सुनिश्चित कर रही है। और अब जो कुछ हो रहा है जंग में, उससे लग रहा है कि एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया पर बहुत बड़ा आने वाला है, शायद ऐसा जो कभी नहीं आया। तो उससे हम कैसे निपटेंगे। तीसरी बात, इस वॉर की ट्रेजेक्टरी है क्या, ये कहां कितनी दूर जाती हुई दिखाई दे रही है। ट्रंप रोज दावा करते हैं मैं जीत गया, मैं जीत गया, अभी भी किया है, लेकिन जीत की भी क्या परिभाषा है और वाकई ये जंग खत्म कब होगी। ये तीनों बातें करेंगे। मैं जल्दी से आपको अभी तक का पूरा अपडेट दे देता हूं, वॉर का भी और पॉलिटिकल भी। पिछले 24 घंटे में ईरान ने बहुत बड़े हमले किए हैं। ईरान ने कतर के 2 प्लांट्स पर हमला किया, पर्ल जीटीएल और एलएनजी प्रोसेसिंग प्लांट पर। यूएई में ईरान ने एनर्जी साइट्स पर बम बरसाए। अबू धाबी के भी हशबान और बाब तेल क्षेत्र पर हमला किया है। और ईरान ने सऊदी अरब की यानबू बंदरगाह पर भी उसकी रिफाइनरी पर ड्रोन से वार किया है। कुवैत की 2 रिफाइनरीज मीना अल अहमदी और अब्दुल्ला पोर्ट पर भी ईरान ने बमबारी की है। और कतर में सबसे बड़ी गैस फील्ड पर वार किया है। इजराइल ने इससे पहले ईरान में हमले किए थे, उसी का जवाब ईरान दे रहा है। उसने ईरान के दक्षिणी शहर असालयू में अटैक किया, सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पार्स पर बम गिराए। खबरों के मुताबिक इजराइल ने बुशहर परमाणु संयंत्र को भी निशाना बनाया और बेरूत के बशोरा में इजराइल ने बमबारी की है। तीसरी खबर, ईरान की गैस फील्ड पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा स्टेटमेंट आया। ट्रंप ने कहा कि हमें इस हमले की कोई जानकारी नहीं थी, इजराइल ने गुस्से में हमला किया। ट्रंप ने फिर धमकी दी कि कतर पर अगर ईरान हमला करेगा तो हम इसका बहुत बड़ा जवाब देंगे। ट्रंप ने कहा है कि गैस फील्ड्स को निशाना बनाना बंद किया जाए और उसने इजराइल की तरफ से वादा किया है कि आइंदा इजराइल भी ऐसा नहीं करेगा। तेल और गैस फील्ड्स पर हमले से दुनिया भर में कोहराम मच गया। कल तक जो कच्चे तेल का दाम $160 प्रति बैरल था, वो आज $118 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। तेल और गैस फील्ड पर हमले होते ही बाजार में पैनिक मचा। दुनिया भर के शेयर बाजार गिरे। भारत में 2500 अंक टूट करके शेयर बाजार जो है, सेंसेक्स 74,207 पर बंद हुआ। निफ्टी 776 अंक गिर के 23,000 के आसपास बंद हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दिन में भारतीय इन्वेस्टर्स के 12 लाख करोड़ रुपए डूब गए। युद्ध की वजह से सोने चांदी के दाम भी टूटे। 24 कैरेट सोने का दाम 3,110 रुपए प्रति 10 ग्राम, माफ कीजिएगा, वो गिरा और चांदी 2,60,000 पर पहुंच गई है। ये वॉर और उसके इंपैक्ट का अपडेट था। अब पॉलिटिकल बात करते हैं। दुनिया भर में जंग के हालात के बीच आज कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर ने केंद्र सरकार का बचाव किया। उन्होंने बाकायदा आर्टिकल लिख के कांग्रेस से बिल्कुल अलग राह ली और कहा कि चुप्पी साधना नैतिक हार नहीं है, युद्ध के हालात में कभी खामोश रहना भी जिम्मेदारी की स्ट्रैटेजी होती है। उन्होंने कहा कि जो लोग इसको कायरता कह रहे हैं वो डिप्लोमेसी नहीं समझ रहे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका को नाराज करना भी कोई बहुत समझदारी का काम नहीं होगा। सिर्फ शशि थरूर नहीं बल्कि कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी सरकार का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है वो हमारी वॉर नहीं है, इट इज नॉट आवर वॉर। इसके लिए भारत एक सीमित भूमिका ही रख सकता है और अपनी रणनीतिक इंडिपेंडेंस बनाए रखना यह भारत कर रहा है और सोच समझकर सावधानी से कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा भारत सरकार जो कर रही है वो दिशा ठीक लगती है। हमारे 1 करोड़ लोग वहां पर रहते भी हैं और वहां से ऊर्जा जरूरतें हमारी पूरी होती हैं। ऐसे में भारत अपनी सारी हितों की सुरक्षा करता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत सरकार ठीक कदम उठाई दे रही। पहले इसी की बात कर लेते हैं। सर, ये अच्छी बात है कि ऑपोजिशन ने कम से कम फॉरेन पॉलिसी पर, जो हमारे यहाँ परंपरा भी रही है कि देश एक सुर में बात करता है, वो करना शुरू किया। ऑब्वियसली राहुल गांधी नहीं, लेकिन ये दोनों लोगों के बारे में तो ये कहा जा सकता है कि फॉरेन पॉलिसी जानते हैं, समझते हैं। शशि थरूर की तो सारी जिंदगी डिप्लोमेसी करते भी थी। मनीष तिवारी इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं।
शशि थरूर की बातों को थोड़ा और डिटेल में आपको बताऊं, उन्होंने पहले भी ये कहा था कि नेहरू जी से लेकर के आज तक फॉरेन पॉलिसी में हमने अपनी राह नहीं बदली है। नेहरू जी बात करते थे गुट निरपेक्षता की, वो कहते थे कि जी हाँ, नॉन अलाइंड की। आज हम मल्टी अलाइंड की बात कर रहे हैं, आज भी हम किसी एक कैंप में नहीं है। उसी बात को उन्होंने दोहराया भी है और उन्होंने कहा ये पहले भी हुआ है। उदाहरण दिए 1956 में हंगरी में जो हुआ, 68 में चेकोस्लोवाकिया में, 79 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने जो हमले किए, हमने तब भी उसकी निंदा नहीं की थी क्योंकि हमारा बहुत बड़ा साझेदार था रूस। आज अमेरिका को हम क्यों नाराज करें, वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, हमारी लड़ाई नहीं है, जैसा मनीष तिवारी ने कहा। तो आपको लगता है कि इसका असर होगा और कांग्रेस लीडरशिप पर भी दबाव पड़ेगा कि इस फ्रंट पे सरकार का साथ दें? सौरभ जी, आप ऐसा सवाल कर रहे हैं कि राहुल गांधी को कोई समझा सकता है? कोई दोस्त का नाम मुझे 2 आदमी बता दीजिए जो ऐसे दोस्त हो जो उनको समझा सके। क्योंकि मुझे लगता है कि शशि थरूर, जो आपने कहा गंभीर, उस हिसाब से देखें, शशि थरूर तो यूएन में भी रहे हैं, मतलब वो उतना पॉलिटिकल नहीं है। मनीष तिवारी स्वतंत्रता सेनानी, मैंने उस तरह से स्वतंत्रता इसलिए कहेंगे कि आतंकवादियों के उसमें उनके पिता की मारे गए, तो वो भी इतने राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, इंटरनेशनल अफेयर को समझते हैं। मेरे हिसाब से दोनों पार्टी के अध्यक्ष के रूप में ही, यदि मैं तो उनको उसमें पार्टी के नेतृत्व यदि कर सकते हैं, या इवन सदन में भी, लोकसभा में भी, इतने समझदार लोग। एक सचिन का नाम अभी सामने बेचारे आजकल आ नहीं रहे हैं, वरना यदि सचिन पायलट से भी अब अकेले में पूछेंगे तो ऐसे कई और नेता भी होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2 लोग हैं, मेरा यही कहना है कि और इनको किसी पृष्ठभूमि, अब ये तो बच्चे रहे होंगे नरसिंह राव के समय में, नरसिंह राव कितना चुप रहते थे। नरेंद्र तिवारी हमें कहते थे कि अरे मैं उनके पास जाता हूँ तो वो या तो अफ्रीका की, जब यूपी की बात करेंगे तो अफ्रीका की बात करने लगेंगे, अफ्रीका की बात करने जाएंगे तो दूसरी। तो अपना कई चीज़ों को आप कैसे, कहाँ पर चुप रहना है, वो चीज़ जो कांग्रेस की पुरानी, प्रणब मुखर्जी थे, मैं इसलिए उनके कि इन लोगों ने उनसे थोड़ा सीखा होगा। मैंने, हम लोग एज ए फॉलोअर जर्नलिस्ट के नाते फॉलो किया, तो मेरा ऐसा मानना है कि इस समय पार्टी में बड़े पैमाने पर लोग वो समझते हैं जो देश के हित में हो। लेकिन चूंकि कुछ जैसे कहते बिल्कुल ही आप अंधभक्त हो, उनके कुछ और ऐसे नाम हम लेने सबकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो राहुल गांधी के साथ है तो वो उनका कहेंगे देखिए शशि थरूर ये कर रहे हो, बीजेपी में चले जाएंगे वहाँ। हाँ। भाई देश के लिए यदि आप सोचते हैं और इस समय आप क्या करते हैं, और जैसे ठीक कहा आपने, शंकर दयाल शर्मा कितना सोवियत फेवर थे। चेक रिपब्लिक अलग जब भी हुआ, मैं खुद वहाँ साथ में था, स्लोवाकिया अलग हो गया था, हमने कभी चेकोस्लोवाकिया को लेकर कभी कुछ कहा नहीं कहा। अफगानिस्तान में जब हुआ कुछ नहीं हमने किया। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जब सोवियत संघ के साथ थे। और नागालैंड पर मैं एक लाइन और कहूँगा, नटवर सिंह अब नहीं है। नटवर सिंह ने जनवरी इस समय 83 में जो सम्मेलन हुआ यहाँ पर कॉमनवेल्थ का, सब आए थे, यासिर अराफात और सब दुनिया भर के लोग, तब कितना, मैं आई वॉज रिपोर्टिंग, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस समय सोवियत ऐसा दबाव था कि ये रशियन, ये अमेरिकन दबाव चल रहा है, इतना था। नागालैंड नहीं, तब भी नहीं था, सोवियत असर था उस पर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई आप यदि उस समय तो इतने झुके थे, तब भी नागालैंड, आप असली नागालैंड आज है। अच्छा। इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश की एक पर्सपेक्टिव यदि देखें आप, ये सोच करके कि आपको अब सबके साथ हमारे संबंध है। भाई ट्रम्प कह रहा है दोस्त है, चाहे वो झूठ बोलता है वो अलग बात है, लेकिन दोस्त होकर कहने को तो पब्लिकली तो यही कह रहा है ना जी। मोदी जी को भी कहता है, भारत को भी कहता है, ट्रेड डील कर रहा है। दूसरी तरफ आप सारे अरब कंट्रीज से बीजेपी की गवर्नमेंट रहते हुए, मेरा ख्याल है कि ये अपने आप में बहुत हिस्टोरिकल है, जो इतिहास में लिखा जाएगा कि एक हिंदूवादी पार्टी को, घोषित रूप से ऐसा तो नहीं कहते वो कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं नहीं मानता, वो हो सकता नवरात्रि कर रहे होंगे, उसके बाद भी सारे उन कंट्रीज़ के साथ, इंक्लूडिंग ईरान के राष्ट्रपति से बात किया है, कतर से बात किया, संयुक्त अरब अमीरात से बात किया, अभी गए थे ओमान, कुवैत, हर जगह तो वो सबसे ज़्यादा गए, उनका सम्मान हुआ है, वहाँ पर मैंने बाकायदा ऑनर किया गया। बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति में अफ्रीका के साथ हमारे संबंध है, ब्रिक्स में हम लोग साथ हैं। तो आप कह रहे हैं असल सेंस में नॉन अलाइंड हम आज हैं। हाँ, मेरा ये कहना है, असली नॉन अलाइंड हम हैं। ठीक है, वो नॉन अलाइंड नहीं जो उस समय जो थे, सोवियत पीरियड में, उदाहरण बता दिया आपको सारा कि प्रेशर होकर थे। कांग्रेस के दोनों नेता, एक उनका अगर आप मूल तत्व देखें क्या कहना चाह रहे हैं सार, वो ये है कि सारी डिप्लोमेसी का, हर चीज का मतलब हमारा टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है, अपने इंटरेस्ट सुरक्षित करना, हमारे हितों की सुरक्षा करना, और वो जिस भी तरीके से पूरे होते हो। जैसे उन्होंने कहा कि भाई फॉरेन पॉलिसी में आप प्रैग्मेटिज्म तो नहीं भूल सकते ना, असली हमारी जो असली सरोकार है उनको नहीं भूल सकते। शशि थरूर ने कहा है कि विदेश नीति किसी एकेडमिक सेमिनार की तरह नहीं चल सकती है जहां पर आप सिर्फ सिद्धांतों की बात करें। आप जो फैसले ले रहे हैं करोड़ों जिंदगियों पर उसका असर पड़ रहा है। बिल्कुल। तो आप केवल एक मॉरल हाई ग्राउंड लेने के लिए कुछ स्टांस लें, वो मुमकिन नहीं है फॉरेन पॉलिसी में। और आगे जाके उन्होंने, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं, जब कांग्रेस, जब वो कहते हैं कि आप ट्रंप के सामने झुक रहे हैं हम, तो उन्होंने ये कहा कि आज ट्रंप का अमेरिका जो है
वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को तरजीह नहीं देता। ये आज की रियलिटी है, आज की हकीकत है। हम ट्रंप को नाराज क्यों करें खामखा? आज एक ऐसा राष्ट्रपति वहां बैठा है जिसके लिए डिप्लोमेटिक नाइसटीज, परंपराएं ये मायने नहीं रखती हैं। सो यू हैव टू प्ले द गेम बाय द मॉडर्न रूल्स। आज जो नियम बने फॉरेन पॉलिसी के, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और उसमें भी अगर हम अपना कहीं कोई नुकसान कर रहे हो तो भी बात की जाए। यही बात मनीष तिवारी ने भी कहा कि आपके इंटरेस्ट आप उनको सर्व कर रहे हैं तो आप ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप देखें सौरभ, भारत का हित सबसे इंपॉर्टेंट है और उसको सिक्योर करना, यही पूरी डिप्लोमेसी और पूरी जो फॉरेन रिलेशंस है उसका अक्सर मुद्दा होना चाहिए। और भारत का हित मतलब लोगों का हित, और लोगों का हित। अभी उसी में मैं बताता हूं, इसीलिए इसको मैं थोड़ा सा एनालिस्ट के तौर पे एनालाइज करूंगा कि देखिए, भारत का एम है पीसफुल इंक्लूसिव ग्रोथ, सबको साथ लेके हमें आगे बढ़ना है और 2047 तक हमें विकसित भारत बनना है और हमें बहुत लोगों को गरीबी रेखा से पार निकालना है। इस चीज को करने के लिए हम किसी खेमे में नहीं जा सकते, हम अपने रिसोर्सेज बर्बाद नहीं कर सकते, हम लड़ाई नहीं लड़ सकते, मतलब हमें लड़नी नहीं चाहिए किसी भी हालत में, जब तक हम अवॉइड कर सकते हैं, जब तक हमारे हितों के ऊपर बात नहीं आती है। यही पॉलिसी और यही स्ट्रैटेजी चीन ने ऑक्युपाई की ली थी। अगर आप याद करें 1980 के आसपास उनकी भी जीडीपी हमारे बराबर थी, लेकिन उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, कैलकुलेटिव स्ट्रैटेजी। उस कैलकुलेटिव स्ट्रैटेजी का मतलब था कि जितनी भी डिस्प्यूट हैं उनको हम पोस्टपोन करेंगे, हम अपनी ताकत को बढ़ाएंगे, हम अपने पैसे लड़ाई में या किसी को मॉनिटर करने में या किसी को दबाने में खर्च नहीं करेंगे, हम अपनी जो ताकत है उसको छुपाएंगे और हम मौके का इंतजार करेंगे और टाइम, बाय योर टाइम एंड बिल्ड योर स्ट्रेंथ। ये उन्होंने किया। 20 साल उसने ये किया। 20 साल उसने ये किया। आज वो अमेरिका को टक्कर देने के लिए तैयार होकर खड़ा हो गया। हम भी वही करना चाह रहे हैं, हमें भी वही करना चाहिए। हमारे हित में ये जरूरी है कि अभी आप देखिए, ऑप सिंदूर हुआ, कितनी अच्छी किस्म से पॉलिसी हुई। हमने एक एग्जिट पॉलिसी थी, हमारा एम था, हम वापस आ गए। उसका खर्चा हमने देश के ऊपर नहीं थोपा, अदरवाइज कितना खर्चा होता। उसके बाद में अगर आप लड़ते रहिए तो लड़ते रहिए। एस्केलेशन डायनेमिक्स में क्या होता है अब आप देख रहे हैं। इस लड़ाई में एक ने कुछ मारा, आज पहले उसने एक जगह मारा, फिर उसने दूसरे ने मारा, इसने ऑयल फील्ड में मार दिया, उसने भी ऑयल फील्ड में मार दिया। अब दोनों के लिए निकलना मुश्किल हो रहा है। पेंटागन ने $200 बिलियन मांगे हैं कांग्रेस से। हाँ। $200 बिलियन इस लड़ाई के लिए, अंदाजा लगाया। हाँ, तो इसलिए अभी की हालत में हमारे लिए बेस्ट ये है कि पूरे विश्व में जिससे जो हमें अच्छा मिलता है, हमारे लोगों के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे लोगों की भलाई के लिए, हमें उससे वो लेना है। जिससे टेक्नोलॉजी चाहिए, अमेरिका से हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। रूस से हमें तेल चाहिए, वो भी उससे भी लेना है। ईरान से हमें तेल चाहिए, लेना है, चाहिए हमें। ईरान से हमें मिडिल ईस्ट में जाना है, रोड बनानी है, वहाँ पे मिडिल ईस्ट की एनर्जी अगर हमें लेनी है तो हम ईरान से ही ले सकते हैं। तो हम क्यों किसी से बिगाड़ें? और हमारे पास बिगाड़ने के लिए कंपल्शन क्या है? दूसरी बात जो ये है, मैं इसी चीज को बताएं, पहले क्या हुआ है, जब रूस ने हमला करा यूक्रेन पर, तब भी तो हमने कुछ नहीं बोला था। हाँ। तो जब हम उस समय कुछ नहीं बोले, बड़ी सही बात है, तब क्यों नहीं लोगों ने दबाव बनाया कि निंदा करो इसकी? किसी ने बोला कि भाई आप जो है क्या कहते हैं, वेयर इज मॉरल हाई ग्राउंड? अरे मॉरल हाई ग्राउंड तो पहले भी नहीं था। और उस समय भी जब ये मेरे को अच्छी तरीके से याद है, जब यूरोपियंस हमारे साथ डिबेट करते थे तब वो बोलते थे कि आप लोग जो मॉरल ग्राउंड नहीं ले रहे हो, तब हम उनको साफ बताते थे कि देखो ऐसा है, जब इराक में न्यूक्लियर बम नहीं थे, न्यूक्लियर का कोई वहां पे मास डिस्ट्रक्शन नहीं था, उस समय आपने क्या करा? आपने भी तो कोई मॉरल ग्राउंड नहीं लिया ना। तो अगर वो इन्वेजन, अगर ये इन्वेजन गलत है तो वो इन्वेजन तो और भी गलत था, और उसमें आप भी शामिल थे। और उस समय आपने किससे पूछा? ना किसी ने भी अप्रूव नहीं किया था, ना सिक्योरिटी काउंसिल ने अप्रूव किया था, ना किसी और ने। तो ये सब चीजें जो हैं अलग अलग टाइम पर, जब भारत के अपने हित में यह है कि आप किसी खेमे में ना घुसें, आप किसी की लड़ाई में ना घुसें। हमारी अपनी मुसीबतें बहुत हैं। जब पाकिस्तान कुछ करेगा तो हमें उसका जवाब देना है, बजाय इसके कि वो ईरान में कोई अमेरिका क्या कर रहा है उससे हमें क्या लेना देना। और दूसरी चीज ये है कि हम ये चाहते हैं लेना देना जिस चीज में, वो क्या है कि लड़ाई बंद होनी चाहिए और तेल की कीमतें कंट्रोल में आनी चाहिए। अल्टीमेटली तो हमें तो वो चाहिए, तो हम किसी और आपने जो भी कहा सर, मैं एक बार जरा उसको अंडरलाइन कर दूं, क्योंकि मैं और आलोक जी तो पॉलिटिकल कमेंट कर ही सकते हैं, प्रोफेसर साहब भी कर सकते हैं, आप ना करना चाहो तो। जब भी जनरल साहब ने कहा, जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, बात क्योंकि 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो हम भूल गए इस बात को, लेकिन तब राहुल गांधी ने कभी क्यों नहीं कहा कि आप रशिया से तेल मत खरीदिए, अग्रेसर है रशिया, हमला तो रशिया ने किया था,
अब उसके पीछे वजह जो भी हो, नेटो का एक्सपेंशन हो, जो भी हो, पीछे उसके अमेरिका खड़ा था, यूक्रेन, व्हाटएवर। यूक्रेन विक्टिम था, हमलावर था रूस। कभी हमारे ऑपोजिशन ने नहीं बोला कि इसमें भी हाई मॉरल ग्राउंड लो, क्योंकि वहां से शायद कोई और पॉलिटिकल मोटिव उनका सर्व नहीं होता था। यहां बात मुसलमान देश की है, तो यहां पर यह दबाव बनाना जो है, इसमें पॉलिटिकल डिविडेंड दिखाई देता है कि मुस्लिम देश पे हमला किया है। और मुस्लिम देश पे भी हमला किसने किया? यहूदी और क्रिश्चियन देश ने। सो यहां पर एक पॉलिटिकल मीट है इस कहानी के अंदर, लेकिन जो उसमें नहीं था। आप जो मुस्लिम देश कह रहे हैं, तो जिन देशों पर हो रहा है वो क्या मुस्लिम नहीं, सऊदी अरब। माने जहां आप देखिए कि जहां जिनका सबसे बड़ा धार्मिक स्थान जहां पर है, आप सऊदी अरब पर तो वो हो रहा है आज भी, कितनी ज़्यादा वहाँ तबाही की बातें हो रही हैं, उससे सारा तेल का भी नुकसान कितने होने वाला है। उन सारे कंट्री के साथ हमारे यहाँ दर्द लेकिन ईरान को लेके ही हो रहा है। बस ईरान को लेके दर्द दिखा रहे हैं, और ईरान के साथ इजराइल, मैंने आपको शायद पिछली बार जिक्र किया था नहीं, लेकिन देखिए सबसे पहले इजराइल की कांग्रेस सरकार के समय में भारत का यहाँ दूतावास खोलने की अनुमति दी गई, टेम्प्रेरी, बल्कि स्टेट्समैन के सामने जो बिल्डिंग, मुझे याद नहीं इस समय, मैं खुद इंटरव्यू उनका किया था, जो पहले टेम्प्रेरी जैसे बन करके आए थे राजदूत। तो मेरा कहना, आपने इजराइल को, तब तो कौन ज़माने में नरसिराव की सरकार थी, 93 वगैरह की बात है, तो अब उस समय ईरान के साथ भी हमारे संबंध थे, इजराइल से भी थे। आज आप ये कह रहे हैं इजराइल के साथ आपके संबंध है, आप बात करके आए हैं, आप अमेरिका के साथ बात करते हैं, आप ईरान के खिलाफ हैं। अरे भाई, आपने तो इजराइल को मान्यता दी, ऑफिशियली आपने यहाँ पे बैठाया, कांग्रेस ने। राहुल गांधी को कोई पुराना कोई पढ़ा भी नहीं सकता, कम से कम जेएनयू में भेज दें उनसे, इसलिए ये पढ़ा देंगे, थोड़ा सा उसको ज्ञान देंगे। प्रोफेसर साहब से अब हम अगली मुद्दे पर आते हैं। तो फॉरेन पॉलिसी की बात हुई, जैसा हमने कहा, फॉरेन पॉलिसी का उद्देश्य है आपके इंटरेस्ट, मतलब लोगों के इंटरेस्ट को सर्व करना। अभी तक तो वो काम हो रहा था प्रोफेसर साहब, अभी जो कल से शुरू हुआ है सिलसिला वॉर में, ऑयल फील्ड्स पर हमला, रिफाइनरीज पर अब खुलेआम हमला हो रहा है, सो मच सो कि अमेरिका को अपने आप को इजराइल से डिस्टेंस करना पड़ा कि ये ईरान की गैस फील्ड पे हमला हमारी सहमति से नहीं हुआ था। इसके असर क्या है? ईरान तो ऐसा लग रहा है वो तो सुइसाइड वेस्ट बांध के उतरा हुआ है कि अब तुम्हें जहां तक जाना है जाओ, मैं तो तैयार हूं। वो अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। उसने सऊदी अरब में, कतर में, जहां तहां सब जगह उसने बॉम्बिंग कर दी, और वो ये भी दिखा रहा है कि ये मैं पोटेंटली कर सकता हूं। केवल वार करना एक बात होती है, मैं हिट भी कर सकता हूं, और वो हिट कर रहा है। देखिए, यहां पर इजराइल का दो इंटेंशन, इजराइल के एंड क्या है? एक तो है कि ईरान को खत्म करना, उसके रिजीम को खत्म करना, सत्ता परिवर्तन करना। एक तरफ ये भी है, जो ब्रॉडर इंटरेस्ट है, कि किसी भी तरह वेस्ट एशिया के जो बाकी तेल वाले देश हैं उनको भी कमजोर करना, क्योंकि आने वाले दिन में जब ईरान वीकेंड हो जाएगा तो सऊदी अरब जैसे देश उठ के खड़े होंगे, जो इजराइल के समक्ष अपने आप को दिखाएंगे कि हम कर सकते हैं। इसी नीति के तहत इजराइल ने उस साउथ पार्स इस पे अटैक किया है, और ये पहली बार हुआ है कि जब ऑयल इंस्टॉलेशन या गैस इंस्टॉलेशन पे किसी ने, इजराइल ने अटैक किया है। वो जानता है कि अगर वहां अटैक करेगा तो ईरान कहां अटैक करेगा? वो सऊदी अरेबिया पे, उस ऑयल इंस्टॉलेशन पे करेगा, जो अब तक नहीं किया गया, हालांकि वो कर ही रहा है। तो इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो एंड है इजराइल का, वो ये चाहता है कि किसी भी तरह ईरान जब सेटल हो जाए, ये सारा चीज, रिजीम हट जाए और नई सरकार बने और नए लोग आए, उस समय इजराइल अपना प्रेजेंस वहां बनाए। और अमेरिका का भी यही एंड है। अमेरिका ये नहीं चाहता है कि ये खत्म हो जाए, उसका एंड है, और ट्रंप का खास करके, कि जितने ऑयल फील्ड्स हैं, गैस फील्ड्स हैं, उन पर उनका प्रभुत्व हो, वहां से पैसे आए, और जो भी एक्सॉन मोबिल हैं, चाहे शेवरॉन है, उनका इन्वेस्टमेंट वहां बढ़े और वहां से वो तेल निकाल सके। बट सर, इस वॉर में ये कैसे हेल्प करता है ईरान, इजराइल और अमेरिका के लक्ष्य के जो भी गोल्स हैं, कि ये ऑयल और गैस के ठिकानों पर हिट हो? ये चाहता है कि ईरान परमानेंटली वीक हो जाए, उसके ऑयल और गैस इंस्टॉलेशन जितने भी हैं वो खत्म हो जाएं, कि वो फिर से खड़ा ना हो पाए। ये इसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। अमेरिका को इससे ऑब्जेक्शन है, ट्रंप साहब ने कहा, लेकिन अगले ही बार उन्होंने ये कह दिया कि अगर उसने अटैक किया तो हम फिर अटैक करेंगे इनका ऑयल फील्ड्स पर। तो इसका ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी तरह ईरान को परमानेंटली फाइनेंशियली डीकैपेसिटेट। इससे तो पूरी दुनिया ही फाइनेंशियली डाउन हो रही है। लेकिन बट इजराइल का वो इंटेंशन नहीं ना। इजराइल और अमेरिका के इंटेंशन में यही फर्क है ना। अगर इजराइल दुनिया के तेल के बारे में सोचता तो ईरान में घुसता ही नहीं। Okay. और दूसरा है, ट्रंप का ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी तरह ऑयल फील्ड से यहां बचे रहे। हम उनसे, जैसे वेनेजुएला में भी उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा कि आप हमारे इन्वेस्टमेंट को अलाउ कीजिए, हम आपके यहां से तेल निकालेंगे और प्रोसेस करेंगे और दुनिया को बेचेंगे। यहां भी उनका यही स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है। लेकिन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ईरान का यही है कि यहां सबड्यू किया जाए और किसी तरह ईरान को प्रोवोक किया जाए कि इनके जितने भी ऑयल और गैस फील्ड्स हैं उन पर अटैक किया जाए,
तब पूरी दुनिया सजग होगी और वो अलर्ट मोड में आएगी। देखिए, पहले जब ये वॉर शुरू हुई थी, तेल जो है $70-80 के आसपास था, आज वो $118 पे पहुंच चुका है, मतलब ऑलमोस्ट $50 का इंक्रीज हो चुका है तेल के दाम में। भारत सरकार, कोई भी सरकार कब तक एब्जॉर्ब करेगी? अभी तक भारत ही बड़े देशों में एक है जिसने तेल के दाम नहीं बढ़ाए हैं, बाकी तमाम दुनिया ने तेल के दाम बढ़ा दिए, हमारे यहाँ नहीं बढ़े हैं। गैस में दाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अवेलेबिलिटी। आप कुछ कुछ करके मैनेज करके वहां से निकाल ले रहे हो, लेकिन अभी 2 टैंकर गैस के आई भी तो हमारी 1.5 दिन की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं सर। हमें वहां से लगातार इनफ्लो हर रोज ही चाहिए, और रोज चाहिए वहां से आपका टैंकर। क्रूड के बारे में सरकार कह रही है अभी पर्याप्त है। अच्छा, क्रूड इन सब चीजों का बेसिस इसीलिए है क्योंकि क्रूड से ये अलग अलग चीजें आप बनाते हो। हम रिफाइनरीज में, भारत में हमारी बहुत बड़ी कैपेसिटी है, हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कच्चा तेल होना जरूरी है, तभी उसमें से पेट्रोल निकलेगा, डीजल निकलेगा, केरोसिन निकलेगा, एलपीजी निकलेगी, एलएनजी निकलेगी। तो क्रूड की आयात भी लगातार जरूरी है। रिजर्व्स भी कितने दिन चलेंगे? अगर ये वॉर मान ली 2 महीना और चल जाती है तो क्रूड पर भी संकट आना है। सो अभी तक हाउ आर वी मैनेजिंग और फ्यूचर में क्या दिखता है? देखिए, अभी तक हम लोग जिस हिसाब से मैनेज कर रहे हैं, एक हो गया रिजर्व और एक हो गया डाइवर्सिटी, क्योंकि रूस से अचानक से और ज़्यादा तेज लेना हमने शुरू कर दिया और रूस के कई टैंकर्स आ रहे हैं। उसी के साथ साथ हमने नॉर्वे से बात करी है, नॉर्वे से गैस आने की बात हो रही है, कनाडा से गैस आने की बात हो रही है, तो नए मार्केट ढूंढना शुरू कर दिया है। और उसमें यह भी लग रहा है कि लेकिन जो ट्रांजिट टाइम है वो टाइम तक हमें अपने कुशन को बरकरार रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो अल्टरनेट मेथड्स हैं एनर्जी सेविंग मेजर्स अभी शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी और कुछ शुरू हो जाएंगे, जैसे वर्क फ्रॉम होम हो गया, 4 डेज वीक, हमें करना पड़ेगा, आगे जाके करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जगह भी देखिए इसको आप फोर्सी कर रहे हैं कि ये सप्लाई बाधित रहेगी अभी फिलहाल तो रहेगी, क्योंकि अभी इतनी जल्दी पुल बैक करना दोनों के लिए पॉसिबल नहीं है। जिस हिसाब से गुत्थम गुत्था हो गए हैं दोनों साइड्स, तो दोनों के लिए पुल बैक करना अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो और ट्रांजिट टाइम जो है, ये ट्रांजिट टाइम काफ़ी लंबा है। जब से इससे पहले की बाकी जगह से जहां हम अप्रोच किया है हमने, वहां से गैस आए, उतने में बीच में जो है प्रॉब्लम हो सकती है और उसके लिए कुछ मेजर्स करने पड़ेंगे। इस लड़ाई को हमें बिल्कुल वैसे ही लड़ना पड़ेगा जैसे हम कोविड की लड़ाई लड़ रहे थे। कोविड के टाइम में भी हम लोगों ने काफ़ी मेजर्स अपनाए और जब हमें लगा कि भाई इन चीज़ों की कमी होने वाली है, इन चीज़ों का ज़्यादा जैसे होर्डिंग नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर भी मेजर्स लगाए गए थे। तो वो मेरे विचार से उस चीज को मद्देनजर रखते हैं उसी टेम्पलेट पर दो खबरें जो मैंने देखी वो मैं बता दूं और क्या उससे हमें कोई मतलब रिलीफ लेना चाहिए। एक खबर ये चल रही है कि ईरान जो है वहां से नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स और पेमेंट्स के एवज में टैंकर निकलने की अनुमति आगे भी शायद देता रहे। कुछ जगह ऐसी भी खबरें आई हैं कि उस पर वो 10% का एक चार्ज भी लगाने के बारे में सोच रहा है कि पैसा दो, टैंकर निकालो अपना, क्योंकि उसको भी तो फ्यूचर में बिजनेस तो उसको भी चाहिए, लड़ाई अगर लंबी चलेगी तो उसके पास भी कहां से आएगा पैसा। सो पैसे देकर के अपना टैंकर निकालो। एक ये वहां से एक उसमें ये बात टोल टैक्स वाला सिस्टम, टोल टैक्स जैसा कुछ हो सकता है वो शुरू कर दे। और दूसरा, ट्रंप जितना दबाव बना रहे थे कि नेटो के देश और फलाने देश आए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाएं, जिसमें उन्होंने बहुत फ्लिप फ्लॉप किया, हमें जरूरत है तुम्हारी, हमें जरूरत नहीं है, अच्छा चलो आ जाओ, नहीं आओगे तो हम नाराज हो गए, ये सब कुछ उन्होंने ड्रामा किया। बट अल्टीमेटली उनका दबाव जो है कुछ कुछ यूरोपियन देशों पर काम करता दिखाई दे रहा है। नेटो के चीफ ये कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारे यूरोपियन लीडर से बात की है एंड वी आर वर्किंग ऑन अ स्ट्रैटेजी टू कीप द स्ट्रेट ओपन। सो अल्टीमेटली दुनिया किसी तरह इस चैनल को खोला रखेगी, ऐसा आपको लगता है? देखिए, नेटो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, मैं तो ये जानता हूं, और ये इसलिए भी कह रहा हूं कि नेटो के बहुत सारे ऑपोजिशन है, जैसे काया कलास जो उनकी फॉरेन चीफ हैं जो ईयू की, उन्होंने साफ कहा कि इट्स नॉट यूरोप्स वॉर। कियर स्टारमर ने भी कहा। रट साहब क्यों कहते हैं? क्योंकि रट साहब जो हैं वो एक मीडिएटर हैं अमेरिका और नेटो के बीच। हाल में भी ग्रीनलैंड में भी जब हुआ था तो उन्होंने कहा था, उन्होंने डैडी भी बोला था नेटो का ट्रंप को। तो वो रट साहब के स्टेटमेंट को मैं उतना नहीं करता हूं, लेकिन इस बार ये बहुत कमिटेड हैं ये लोग कि हम इसमें इंटरवीन नहीं करें, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट को फ्री रखना अगर अमेरिका नहीं कर सकता है तो नेटो के भी बस का नहीं है, और ये अमेरिकन जानते हैं और नेटो भी जानता है। वो सिर्फ इन्वॉल्व करना चाहते हैं, अपना स्टेक बढ़ाना चाहते हैं, और जिस तरह से इनक्रेडिबल हो गए हैं, इस क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई ट्रंप साहब की, उसके तहत भी कोई उनके साथ कमिटमेंट नहीं देना चाहता। और यहां पर
इस समय क्या हो रहा है, वो बार बार कह रहे हैं कि चाइना है, साउथ कोरिया है, जापान है। आपने एक बात ध्यान दिया होगा, उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया। एक बार भी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? इसका भी एक कारण है, क्योंकि अभी अलेक्जेंडर स्टब जो है फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया। वो रायसीना डायलॉग में आए थे और चीफ गेस्ट थे, और यहां से जाने के बाद कल ब्लूमबर्ग टेलीविजन पे एक बड़ी रिमार्केबल बात की कि अगर मीडिएशन की बात होती है इस युद्ध को रुकवाने के लिए, तो भारत एक अच्छा बेट हो सकता है, क्योंकि भारत के संबंध अब्बास अरागची के साथ बहुत दिन से बात कर रहे हैं हम, मसूद पेजेश्कियान से हमारे प्रधानमंत्री ने बात किया, तो मीडिएशन के लिए भारत को इन्वॉल्व करना होगा। उन्होंने चाइना या रूस इनका नाम नहीं लिया, और इसी पर भारत भी काम कर रहा है। और यही जो आप कह रहे हैं ना, जो आप जब आप कहते हैं कि ऑपोजिशन को प्रॉब्लम है, ऑपोजिशन को प्रॉब्लम है डेली इवेंट्स पे, लॉन्ग टर्म नहीं है। भारत का लॉन्ग टर्म स्टेक है कि यो मीडिएशन जब भी बात होगी तब भारत मीडिएट करेगा, और इसके लिए हम उनका साथ भी दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 3 उनके जहाज हैं भारत में, और अमेरिका प्रेस नहीं कर रहा है कि इनको आप वापस छोड़ो। ठीक है, इसलिए भी प्रेस नहीं कर रहा है कि वो जानता है कि ये एक मीडिएशन स्ट्रैटेजी। भारत सरकार ने तो इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। ये सौरभ, एक मैं बात जोड़ दूं, देखिए चीन के लिए जो जा रहे थे रूस से 7 टैंकर जो चाइना जा रहे थे वो भारत की तरफ आ रहे हैं। इसका स्ट्रेटेजिकल आप ये देखिए कि हम वर्षों से हम कई लोग जो है चीन के साथ हमारा दुश्मनी कराने में अमेरिका का भी हाथ रहता ही है। मैंने चीन तो है, उसमें पूरा भरोसा ना करें, लेकिन आप ये देखिए इस समय जो कई समय से पुतिन भी कहते थे और भारत भी चाहता है, और चीन आप देखिए हाल के कुछ समय से लगातार इतना सब होने के बाद अब शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री का एक अच्छा जो रेपो बीच में कुछ बना, इसलिए चीन ने आपत्ति नहीं की कि भाई ये मेरा जहाज वहाँ क्यों भेज रहे हो इंडिया की तरफ। मेरा एक अंडरस्टैंडिंग यदि रूस के साथ है तो हमारी आवश्यकता के लिए जो क्रूड ऑयल के लिए भी है यदि वो जो हमारे आते हैं, क्या ऐसा संभव नहीं है कि वो हमें मिल जाए, वो चीन न जाए वहाँ से, क्योंकि चीन के पास तो अपने साधन बहुत सारे हैं, वो एक साल की रिजर्व रखता है सर। हाँ, इसलिए मैंने कहा कि इसलिए ये एक स्ट्रेटेजिकल है जो बाहर पब्लिकली नहीं बोला जा रहा है, जो मैं समझ पाया कल पहली खबर से। और मेरा ऐसा मानना है कि वर्षों से हम ये मानते हैं कि भारत रूस, यही अमेरिका नहीं चाहता, इसलिए हमको लड़वाता रहता है, रूस से लड़ लो, रूस से तेल मत लो, इससे मत करो, चीन से लड़ लो। जब भी कोई बातचीत हमारी होने वाली होती है तो अमेरिका कहता है देखो वो घुस गया, मैं सॉरी टू से मीडिया मैंने वी आर आल्सो पार्ट कि एकदम उसको हाईलाइट एकदम ज़्यादा कर देते हैं। जबकि शिवशंकर मेनन या दूसरे कितने ही लोग मैंने ऑफ द रिकॉर्ड में तो बताते रहे ना कि भाई हमारे यहाँ सीमा ही तय नहीं है, वो कभी उधर से आ जाता है, कभी उधर से आ जाता है, हम भी चले जाते हैं, तो आप तो बताते नहीं है कि हम कहाँ तक चले गए। ऐसी स्थिति में यदि रूस, भारत और चीन इस लड़ाई की वजह से थोड़ा और नज़दीक आते हैं, ये अमेरिका के लिए नहीं पूरे विश्व की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है आने वाले दिन। मैं उसको 2047 यदि बात करते हुए, हम यदि 3 यदि ताकतवर हो तो यूरोप भी हमसे वो करेगा। यूरोप तो चीन के साथ कर ही रहा है पर आप बिजनेस देखिए, इवन अमेरिका करता है, उसको भी आज ट्रेड में उसे ही चाहिए, रूस के साथ भी सबको चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये भारत के लिए, मैं उस पर जरूर, मैं अभी भी मुझे शंका है, भारत कभी बीच में डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व होगा, क्योंकि आप फेल होते हैं तो आप सारा मैंने बाहर दुनिया के लिए भी हमारी स्थिति कमजोर होती है। बिहाइंड द कर्टेन आप जो सहयोग कर सकते हैं, हमने बात किया, जरा देखो शांति के लिए तो कहीं रहे ना जी, उसमें ये कि ये टैंकर आने दो, उसके हालात भी तो होने चाहिए सर। अभी तो सवाल ये है कि क्या ये बाकी अरब देश हैं, ये कहीं युद्ध में तो नहीं कूद जाएंगे कहीं। आज जो स्टेटमेंट आया है सऊदी अरब में फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक के बाद, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे सब्र की सीमा है और हम डिप्लोमेसी के अलावा और भी विकल्पों पर विचार कर सकते हैं अगर आप यूं ही हम पे हमले करते रहे तो। जिस बात से अभी तक वो बचे हैं कि हम मुस्लिम देश, ईरान जैसे मुस्लिम देश पर हमला करते हुए न दिखें, लेकिन क्या ईरान मजबूर करेगा कभी, आपको लगता है उनको, कि वो डायरेक्टली वॉर में ड्रॉ हो जाए? देखिए, वॉर में ड्रॉ होने के चांसेस अभी तक तो नहीं है, लेकिन इस बिल्कुल ये सही बात है जो स्टेटमेंट है कि सब्र की सीमा है। तो अगर बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन आती है तो हो सकता है कि उन्हें भी वॉर करना पड़े, तो पॉसिबिलिटी से रूल आउट नहीं किया जा सकता, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक ये तेल का सवाल है, उसमें जो अभी इन्होंने बताया कि जो हमारी तरफ डाइवर्ट हुआ है तेल, और हमारी भी बातचीत है ईरान से, और ईरान ने ये कहा है कि लोकल करेंसी में वो तेल देने को तैयार है। 4 कंट्रीज़ के लिए वो उसने ऑब्जेक्शन नहीं किया है, भारत, पाकिस्तान, चीन और टर्की। 4 कंट्रीज़ के लिए वो कह रहा है कि मैं ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद नहीं है। तो उस हालत में मुझे लगता है कि काम हमारा चल रहा है और चलना चाहिए, और अमेरिका को भी इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इनडायरेक्टली देखें,
उसने जो स्टेटमेंट दिया, हालांकि हमने माना नहीं है, हम तो रूस से पहले भी तेल ले रहे थे, उसने बोला कि जी मैंने अलाउ कर दिया रूस से तेल लेना, वो अलाउ वाली कहानी नहीं है, वो तो हम ले रहे थे पहले भी और बाद में भी ले रहे हैं। लेकिन उसका मकसद क्या था, कि क्यों मकसद कि तेल के जो दाम है वो स्टेबलाइज है। तो अगर वो स्टेबलाइजेशन की बात हो रही है, तो अगर वो ईरान का तेल भी अलाउ कर देगा क्या? हाँ, भारत के टैंकर आते रहे तो टैंकर उस रूट से। अच्छा, दूसरा ये है कि ईरान के साथ भी हमारे, देखिए ईरान को खाने पीने का जो जितना ज्यादा मैक्सिमम सामान है वो इंडिया से जाता है। अच्छा, तो ईरान की भी एक बड़ी इंटरेस्ट है इंडिया में, और ईरान को भी सरवाइव करने के लिए और लंबी लड़ाई करने के लिए इंडिया की जरूरत है। हम उसको पता है कि हम लड़ाई का सामान नहीं देंगे, लेकिन हम खाने पीने का सामान देंगे। अभी मेडिकल एड भी दिया है, मेडिकल एड भी दिया है, तो ये होगा, तो ये भी तो चाहिए ना। अब बड़े लोगों को पालना भी है, जो भी वहां पर होगा गवर्नमेंट में, तो उसको पालना भी तो है। और सरकार ने आज ये भी बताया कि हमारा क्रूड बास्केट बहुत डाइवर्सिफाइड है और अब तो उसको और ज्यादा कर लिया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आप पहले 45% तक जो कुछ भी लेते थे क्रूड, अब 70% आप इसके अलावा और जगहों से और रूट से आप ले रहे हैं। 40 कंट्री से ले रहे हैं। जी हाँ, तो कनाडा से भी, कनाडा जैसे संबंध खराब थे। सो जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर कोई बहुत वैसा क्राइसिस आए ही आए। सारी दुनिया ही जंग में जलने लगे तो अलग बात है, लेकिन अभी तक तो आपको लग रहा है कि आप मैनेज कर ले जाएंगे। देखिए, अब इसमें सबसे बड़ा एक वेरिएबल है, वो है कि आप रूस से कितना तेल खरीदने देते हो, क्योंकि अब तक अमेरिका ने जो अलाउ किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप रूस से नया माल खरीदिए, नया तेल सप्लाई। जितने भी फ्लोटिंग टैंकर से जब भारत ने लेना बंद कर दिया था, वो फ्लोटिंग टैंकर्स अब भारत की तरफ आएंगे। अब ये 1 महीने तक का ही है। अगर वो, और जाहिर है मुझे लग रहा है आगे भी उसकी रियायत देंगे, लेकिन अगर वो बढ़ गया तो भारत का डिपेंडेंस जो ऑयल पे, वो वेस्ट एशिया पे, वो घटता जाएगा और हम उस सेंस में सिक्योर रहेंगे कि तेल सप्लाई आती रहेगी। प्रॉब्लम आ जाती है गैस को लेकर, एलपीजी को लेकर, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सोर्स था कतर, जो अब बंद हो गया है। और आगे आने वाले समय में, क्योंकि पेट्रोल का क्या है, आप लिमिट कर सकते हैं, आप ट्रांसपोर्टेशन कम कर सकते हैं, लोगों का बाहर निकलना मत, लेकिन खाना पीना जिस पर डिपेंडेंस है लोगों का, वो आप बंद नहीं कर सकते। वो एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ टेंशन है। हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, लेकिन इमीडिएट डाइवर्सिफिकेशन का कोई ये नहीं सर है। लेकिन जैसे कोविड के बहुत सारे अच्छे साइड इफेक्ट हुए थे ना, तो यूपीआई एक है, डिजिटल पेमेंट्स, मुझे तो इसमें ये दिखा ना इंडक्शन 600% इंडक्शन, ये आप मुझे लग रहा है बहुत जल्दी और बड़ा मूव होने वाला है नॉन फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर। नॉन फॉसिल फ्यूल, कम से कम ये एलपीजी पे, जो एलपीजी वाला जो मामला है, ये तो पाइप गैस पे जाने ही जाने वाला है। इससे ये सबक तो मिल ही गया हमको कि एलपीजी की सप्लाई जो है वो आपकी वो बंधक बन जाएगी अगर, तो फिर बहुत दिक्कत होती है। सोलर को लेकिन अल्टीमेटली आप देखें ना, 20% हमारा सोलर कितना बढ़ रहा है, गांव 20% जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल्स। पुराने जमाने का वो है ना गोबर गैस प्लांट। बट सौरभ जी, अल्टीमेटली सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी, ये तीनों गैस हैं जिनके सप्लाई के लिए हम डिपेंडेंट होते हैं। आप पीएनजी कर देंगे, इंश्योर करेंगे, जो एलएनजी आता है उसको हम कन्वर्ट करके पीएनजी में घरों में भेजते हैं, लेकिन अगर वही सप्लाई ही कम हो रहा है तो हम कितने दिनों तक करेंगे। रही बात इंडक्शन की, उस पर ग्रिड पे लोड बढ़ेगा। हम कोयला से उनको, ज्यादातर हमारा प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन कोयला से, कुछ डीजल फायर्ड हमारे ये भी हैं, उनके भी रिसोर्सेज कम होने लगेंगे। तो ये एक साइक्लिकल, लेकिन टाइम तो निकालना है। टाइम भी देखिए, गाँव में तो हमारी आदत थी, कितने मैंने, मुझे इस समय संख्या याद नहीं है, आपको याद होगा, कितने घरों को जो दी गई है गैस, उनको तो घर में अभी भी, ये कांग्रेस चिल्लाती थी ना, उज्ज्वला वाला, हाँ शायद 3 करोड़ घरों में दिया गया। नहीं, उससे ज्यादा है, ज्यादा है। तो मेरा ये कहना है कि उनके घरों में तो लोगों को अभी भी क्या करते थे, जबकि कांग्रेस चिल्लाती, देखो उसका अगला सिलेंडर नहीं मिला, वो घर में कहते थे आज सौरभ जी मेरे आने वाले हैं, मतलब मेरा दामाद आने वाला है, मेरा भाई आने वाला है, तब वो गैस का उपयोग करते थे, वरना चूल्हा जला के करते थे। गाँव में किसी आप बात करेंगे। तो भारत में अभी लोगों को आदत है, जैसे कोविड में आयुर्वेद का कुछ खा लिया, जरूरी नहीं किया, डॉक्टर अस्पताल में भर्ती हुआ, लाखों लोगों की जान से बची है। हाँ, तो हमारे यहाँ गांव के लोग भी हैं जो बचाएंगे हमको। अब खैर, लेकिन अभी रोज हमें सबको ये दुआ करनी चाहिए कि जंग किसी तरीके से ये थम जाए। इससे किसी का भला नहीं हो रहा है। इजराइल को उसके कुछ अपने हित पूरे होते होंगे, अमेरिका का कुछ होता होगा, लेकिन दुनिया को ये जंग बिल्कुल नहीं सुहा रही है। आज वक्त इतना ही था सर, बहुत शुक्रिया आलोक जी, आप प्रोग्राम में आए। जनरल साहब बहुत धन्यवाद आपका। अमिताभ जी बहुत शुक्रिया आपका।